हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपी स्पेशल की 7th क्लास है बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो पंचायती राज की भी सारी क्लासेज यहाँ पे पढ़ी हुई हैं, प्लस कंप्यूटर की भी 16th क्लासेज पढ़ी हुई हैं, उनको भी जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूपी में लोक संगीत, यूपी के लोक नृत्य और नाट्य कला। यूपी के सिर्फ लोक नृत्य नहीं देखेंगे, यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य भी है हमारा कथक। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, उसमें से एक यूपी का है, तो उसको भी देखेंगे डिटेल में। इसके अलावा हम यूपी में कुछ संस्थान हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है लोक नृत्य। लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखो, नृत्य क्या होता है? नृत्य लोग समझ लेते हैं कि नृत्य केवल नाचना होता है ना, थिरकना। बट ऐसा नहीं है। नृत्य सबका संयोजन होता है। नृत्य में आपके अभिनय होते हैं, जो आपकी भाव भंगिमाएं होती हैं वो भी आती हैं, प्लस नृत्य में आपका संगीत भी होता है, वाद्य यंत्र भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो मिश्रण होता है ना, वो नृत्य बनाता है। तो नृत्य का आशय नर्तन के माध्यम से वर्णित रस तथा भावों से है। इसमें मुखाभिव्यक्ति, मुख की जो अभिव्यक्ति होती है वो, हस्त मुद्रा, हाथों की मुद्राएं, जैसे आपने देखा होगा भरतनाट्यम होता है तो उसमें मैक्सिमम पैरों की थाप और हाथों की मुद्राओं से ही वो पूरा नृत्य होता है, तथा पैरों की स्थिति के माध्यम से मनोदशा का निरूपण होता है। मनोदशा क्या चीज़ है? जिस विषय पे नृत्य बेस्ड है, अगर हैप्पीनेस वाले किसी मोमेंट पे बेस्ड है तो वो चीज़ दिखाई जाएगी, सैड है तो वो दिखाया जाएगा। भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसा मैंने बोला कथक आपको पढ़ना है, लेकिन जानकारी आपको सारी होनी चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो उनके केवल नाम जान लीजिए और कहाँ पे वो शास्त्रीय नृत्य मतलब प्रचलन में है, वो चीज़ देख लेते हैं। ये शास्त्रीय नृत्य का इनको दर्जा कहाँ से मिलता है? संगीत नाटक अकादमी है भारत की, इनके द्वारा ये दर्जा दिया गया। यूपी की भी एक संगीत नाटक अकेडमी है लखनऊ में, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। भरतनाट्यम कहाँ है? ये तमिलनाडु। इसका दूसरा है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला है, उसके किसी एक गांव से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो मेनली ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कथकली केरल का है। कथकली और एक और केरल का है मोहिनी अट्टम, ये ध्यान रखना। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। इसका कथक यूपी का है। कथक और कथकली में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। कथक अलग है, कथकली अलग है। कथक एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदू तथा मुस्लिम दोनों परंपराओं का जिसमें मिश्रण है। दोनों जो राजा हैं, चाहे हिंदू शासक रहे हों चाहे मुस्लिम शासक, दोनों ने इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया इस नृत्य को, ये फला फूला। अगला नृत्य है मणिपुरी नृत्य, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ प्रचलन में, मणिपुर में। इसके बाद आपका ओडिसी नृत्य, उड़ीसा में या ओडिशा बोलते हैं। सत्रिया नृत्य असम में शंकर देव करके एक महान गुरु रहे हैं और इनके द्वारा ही माना जाता है इस नृत्य का जन्म हुआ। इसके बाद मोहिनी अट्टम नृत्य आपका केरल में। ये सारे आपके कौन कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य, जिनमें से आपको मेनली पढ़ना है कथक, यूपी वाला। कथक के बारे में जान लेते हैं। यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। वैसे इसकी शुरुआत जयपुर घराने से मानी जाती है, तो ये उत्तर भारत का था। लेकिन बाद में जो यूपी में लखनऊ घराना है आपका, यूपी के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, ये व्यक्ति कलाओं को बहुत संरक्षण देता था। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी व्यक्ति ने लखनऊ घराने को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और वहीं पर कथक फला फूला और अपने जो उन्नति के शिखर पे है यहीं पे पहुंचा। तो यूपी का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कथक शब्द, कथक मतलब क्या होता है? कथा। तो इस शब्द की उत्पत्ति कथक की कहाँ से हुई? कथा से। कथा मतलब कहानी। अब कहानी कहनी है तो नृत्य करते हुए ही जो कहानी कही जाती उसी को बोला जाता है कथक। तो कथा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका आशय क्या है? थिरकते हुए कथा को कहना। प्रारंभ में क्या होता था? प्रारंभ में इसका स्वरूप जो था वो धार्मिक था, लेकिन जब मुस्लिम शासक आ जाएंगे उनके दरबारों में होने लगेगा तो इनका स्वरूप क्या हो जाएगा? गैर धार्मिक। अब धार्मिक कैसे था? तो पहले राधा कृष्ण की लीलाएं कथक के माध्यम से वर्णन किया जाता था, रासलीला, रागमाला, ये सब विषय थे। धीमे धीमे कथाएं, दरबारी चित्रण, ये सब कथक का विषय हो जाएगा। प्रारंभ में कथाकार महाकाव्यों तथा पुराणों के प्रसंगों को गाकर सुनाते थे, उन पर नृत्य करते थे। यह नृत्य हिंदू तथा मुस्लिम दोनों दरबारों में उच्च शैली में उभरा।
लखनऊ के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। इनका काल कथक का स्वर्णकाल कहा जाता है। तालों के विभिन्न नाम सुन लीजिए, कथक में जिनका यूज होता है, तो ऐसे पूछ लेते हैं कि ये शब्द किससे संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कथक में विभिन्न प्रकार के तालों का यूज होता है, जिसमें मुख्य मुख्य ताल कौन से हैं? टुकड़ा, तोड़ा और पराना। इसके बाद जो नर्तकी या नर्तक होते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे नर्तक ही होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो इस नृत्य में फेमस हैं। नर्तकी या नर्तक नृत्य को थाट, कहीं पे ठाठ भी लिखा होता है, के साथ आरंभ करते हैं। मतलब आरंभ जिस चीज से किया जाता है उसे बोलते हैं ठाठ। अमद, प्रवेश जब वो करते हैं मंच पे तो उसको बोला जाता है अमद। जब वो अभिवादन स्वीकार करते हैं तो उसे बोला जाता है सलामी। सलामी तो सब लोग जानते हैं। नृत्य भाग में, नृत्य के जो भाग होता है मुख्य भाग, उसमें नगमा का प्रयोग होता है। तो नगमा शब्द, इन सारे शब्दों को यूज मतलब याद रखना है। नगमा, टुकड़ा, तोड़ा, पराना, अमद और सलामी। इस नृत्य से संबंधित प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? तो लखनऊ घराना प्रमुख है, सबसे प्रमुख। बनारस घराना में भी ये फला फूला, और जयपुर घराना में ऐसा माना जाता है इसकी शुरुआत हुई। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? कथक की शुरुआत का श्रेय जयपुर घराने के पंडित बिंदादीन को दिया जाता है। कालका थे एक, बिंदादीन थे, इन्हीं लोग को माना जाता है शुरुआत में कि बिंदादीन के माध्यम से ही कथक की शुरुआत हुई। आगे चलते हैं। फिर दूसरी पीढ़ी जो आई उनके बाद, वो थे शंकरलाल, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। इसके बाद अभी जो लेटेस्ट पीढ़ी चल रही है उसमें गौरी शंकर, बिरजू महाराज, राम मोहन महाराज, ये सब लोग हैं जो कथक के महान कलाकार हैं। बिरजू महाराज को तो मैक्सिमम लोग जान भी रहे होंगे अगर न्यूज वगैरह आप लोग सुनते होंगे तो। ये कथक की बात हो गई है, शास्त्रीय नृत्य था। अब देखते हैं लोक नृत्य। तो लोक नृत्य होता क्या है? लोक मतलब लोकल, लोकल मतलब स्थानीय। तो कहीं पे भी लोक लगे तो समझ जाया करो स्थानीय विशेषताओं से युक्त चीज है, जहां पे उस स्थान विशेष की भाषा की बात हो, उसकी बोली की बात हो। इसके बाद वहाँ पे जो वाद्य यंत्र है, स्थानीय वाद्य यंत्र, स्थानीय जो परंपराएं हैं, देवता हैं, इन सब का विशेषताएं ये सब रहती हैं, कोई भी लोक नृत्य हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्र वाइज हमने डिवाइड कर लिया। ब्रज के देखेंगे, बुंदेलखंड के देखेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देखेंगे, अवध के देखेंगे। ठीक है, तो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पहला आपका बहुत बार पूछा जा चुका, अभी शायद लेटेस्ट पैट में भी पूछा गया था, चरकुला और घड़ा नृत्य। घड़ा नृत्य भी बोलते हैं, चरकुला भी बोलते हैं। राधा के जन्म से संबंधित नृत्य है। इसमें होता क्या है कि बैलगाड़ी या रथ का पहिया, उस पे कई सारे घड़े रखे जाते हैं, फिर उन घड़ों को महिलाएं सिर पे रख के नृत्य करती हैं, इसलिए घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। होली के बाद जो भाई दूज आती है, भाई दूज तो नहीं आती, दूज आती है ना, प्रथमा फिर दूज, उस पे ये होता है। दूसरा देख लेते हैं मयूर। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित मयूर पंख, मोर का जो पंख होता है, कृष्ण भगवान को मोर पंख बहुत ज़्यादा प्रिय था, तो वहीं से मयूर पंख से बने परिधान, मतलब जो वस्त्र होते हैं वो मोर पंख से बने पहन के ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मयूर। तीसरा ब्रज क्षेत्र का नृत्य है रास। रासलीला के दौरान ये नृत्य किया जाता है। चौथा है झूला नृत्य। तो उस नृत्य के बारे में जो भी मुख्य विशेषता है केवल वो बताई जा रही है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। श्रावण माह के दौरान मंदिरों में होता है। श्रावण माह में आप लोग देखे होंगे झूला वगैरह डल जाते हैं, झूला झूलते हैं लोग, तो ये उसी से संबंधित नृत्य है। फिर नरसिंह लीला। नरसिंह लीला एक नृत्य होता है, नरसिंह चतुर्दशी की रात को ये किया जाता है ब्रज के बहुत सारे मोहल्लों में। ये पेड बैच के बारे में जानकारी है, हल्का सा मैं आप लोगों को बताया दे रहा हूँ अभी तक क्या क्या हो चुका है। पंचायती राज आपकी पूरी खत्म हो चुकी है 22 क्लासेज में, तो यहाँ पे आपको एक सिंगल पीडीएफ में सारी क्लासेज मिल जाएंगी। कंप्यूटर आपका हो चुका है खत्म 16 क्लासेज में, इसकी भी सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी 288 पेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट चल रहे हैं, पंचायती राज पे 15 हो चुके हैं, कंप्यूटर पे 2 हो चुके हैं और कंप्यूटर अभी चल रहे हैं। ठीक है, इस तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल क्लासेज जो चल रही हैं उनकी पीडीएफ सारी मिल जाएगी। बाकी इन सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर, माहौल। 1000+ कल वहाँ पे स्टूडेंट हुए हैं पेड ग्रुप में। ठीक है, तो वहाँ पे जो माहौल आपको मिलेगा ना वो मजबूर कर देगा पढ़ने पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो माहौल होता है। आप रेगुलर, आपको कुछ ना कुछ
लगा रहता है कि ये पढ़ना है, ये करना है, तो वहाँ से जो पढ़ाई होती है ना वो आपको एक एज देती है। रेगुलर ग्रुप कॉल होती है तो आपका जो भी क्वेरी वगैरह होती है वो दूर होती रहती है। फीस 299 है। इस नंबर पे आपको पे करना है, नेम चेक कर लेना, और इसके बाद पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट या तो टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप पे किसी पे भी भेज देना। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य देख लेते हैं। तो पहला नृत्य है ख्याल। पुत्र जन्म के समय होता है ये नृत्य। बांस तथा कागज से निर्मित मंदिर मंदिर बनाया जाता है एक छोटा सा, उसको सर पे रख के ये नृत्य किया जाता है। क्योंकि क्षेत्र ऊपर ही डिसाइड हो गया कि किस क्षेत्र का है, तो क्षेत्र बार बार नहीं लिखना है। दूसरा होता है लठमार नृत्य। इसमें क्या होता है, दीपावली के समय हर आयु वर्ग के लोग द्वारा हाथ में डंडा लेकर नृत्य किया जाता है। जैसे आपने डांडिया देखा, डांडिया में क्या होता है, छोटा सा होता है, वो छोटे छोटे से डंडे होते हैं। यहाँ पे लठ होता है। लठ जो लोग स्थानीय लोग होंगे वो जान रहे होंगे, बड़ा सा डंडा होता है, वो आपस में उसी डंडे से नृत्य करते हैं खेलते हुए। सौरा अथवा सोहरा नृत्य फसल की कटाई के समय इंद्र देव को प्रसन्न करने हेतु होता है। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इस नृत्य में। चौथा नृत्य है धूरिया नृत्य। यही पूछा जाता है, या तो पूछ लेंगे किस जाति के द्वारा, किस क्षेत्र के द्वारा, या उस नृत्य विशेष में किस समय पे होता है, और नृत्य विशेष की कोई विशेषता की क्या करते हुए होता है, अगर कुछ है उसमें तो कुम्हार जाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है, पुरुष और स्त्रियों दोनों, पुरुषों द्वारा होता है स्त्रियों के भेष में। ठीक है। देवी नृत्य विवाह के अवसर पर धोबी समुदाय के लोगों द्वारा देवी का चित्रण किया जाता है। एक व्यक्ति देवी बनते हैं, बाकी लोग फिर जो याचना वगैरह करते हैं उस प्रकार से। अगला नृत्य है पाई डंडा। अहीर जाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। दीपावली से शुरू होता है और मकर संक्रांति तक ये नृत्य चलता है। डांडिया नृत्य से समानता है, क्योंकि ये पाई डंडा और डांडिया दोनों में जो डंडे की लेंथ होती है वो एक मतलब समान होती है, तो इसकी समानताएं कुछ ज़्यादा ही है उससे। फिर अगला नृत्य है राई नृत्य। बेड़िया जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और ये समान किससे है, जो ब्रज क्षेत्र का आपका मयूर नृत्य था ना, उससे ये समान है। मयूर नृत्य में क्या था कि मोर पंख से बने परिधान पहनते थे। अगला नृत्य है दीप या दीपावली नृत्य। ये कौन लोग करते हैं, अहीर जाति के लोगों द्वारा इस नृत्य को भी किया जाता है। क्या होता है कि दीपक से भरी थाली को सिर पर रखकर ये नृत्य किया जाता है। फिर अगला नृत्य है कांद्रा नृत्य। विवाह के अवसर पर धोबी समुदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बाकी क्षेत्र जो मैंने बता दिया, बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य चल रहे हैं आपके। सबसे ज़्यादा नृत्य आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में ही मिलेंगे, लोक नृत्य। कार्तिक नृत्य, कार्तिक मास आता है तो महिलाएं क्या, कार्तिक स्नान का पूरा एक मंथ का उनका प्रोग्राम होता है, उसी समय में नृत्य किया जाता है। कृष्ण तथा गोपी का अभिनय इसमें किया जाता है इस नृत्य में। घोड़ा नृत्य, मांगलिक अवसरों पर संगीत की धुन पर घोड़े को नचाते हैं। ठीक है, ये घोड़ा नृत्य हो गया। फिर पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य देख लेते हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं ये। धोबिया नृत्य, शादी बच्चे के जन्म पे ये नृत्य किया जाता है, और किस समुदाय द्वारा, धोबी समुदाय द्वारा। इन समुदाय के पुरुषों द्वारा ये अभिनय होता है। अच्छा, एक चीज और है, ये आपकी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है यूपी की। आर्ट एंड कल्चर की ये सेकंड लास्ट क्लास, इसके बाद लास्ट क्लास आएगी। लास्ट क्लास में अब आपका क्या बचा है, घराने, इसके बाद जितने भी यहाँ के मेले हैं और त्योहार हैं, फिर आपका ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फिर सीधा हम ज्योग्राफी पे जाएंगे, तो यूपी की स्थिति वगैरह देखेंगे ज्योग्राफी में। देन एग्रीकल्चर आ जाएगी आपकी, वहीं पे पॉपुलेशन आ जाएगा, और जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, मिट्टियाँ वगैरह, पर्यावरण से संबंधित चीज़ें भी वहीं आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो फिर एक इकोनॉमिक्स में आपका केवल बजट रह जाएगा यूपी का, क्योंकि पॉलिटी में तो पंचायती राज में सारा जो भी पॉलिटी आ सकता है वो आ ही गया आपका। और पॉलिटी यूपी की कुछ विशेष अलग से है भी नहीं, सारी वही पॉलिटी है। और यूपी स्पेशल में पॉलिटी में जो पूछा जाएगा वो आपकी पंचायती राज वाला ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा क्लासेज नहीं है यूपी स्पेशल की, अब केवल मेजर पोर्शन आपका ज्योग्राफी बचा हुआ है। कठघोड़वा नृत्य। कठ, कठ मतलब लकड़ी, तो इसमें क्या होता है, लकड़ी के घोड़े पे बैठ के नृत्य किया जाता है। आसपास और नर्तक भी होते हैं जो ऐसे ही नाचते हैं, और एक व्यक्ति लकड़ी के घोड़े पे बैठा रहता है।
धीवर नृत्य कहार जाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है और मांगलिक अवसरों पर, जो भी मांगलिक अवसर होते हैं जैसे शादी हो गया है ना, बच्चे का जन्म हो गया, उस पर होता है। नटवरी नृत्य अहीर जाति का ये नृत्य है, होली तथा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है और भगवान कृष्ण की प्रशंसा में। नटुआ तथा नकटुरा नृत्य बारात के चले जाने पर महिलाओं द्वारा पुरुषों के भेष में, और कहाँ की महिलाएं ये होती हैं, वर पक्ष की महिलाएं होती हैं, तो जब उनके यहाँ से बारात चली जाती है उस टाइम में ये करते हैं, बारात आने से पहले तक। चौरसिया नृत्य बहुत पूछा जाता है, ये नृत्य ध्यान रखना, जौनपुर क्षेत्र में कहार जाति के लोगों द्वारा ये किया जाता है। दादरा नृत्य नृत्य के दौरान होंठ हिला के, मतलब जैसे आपने पिक्चरों में नहीं देखा कि गायक तो कोई और रहता है, गाना बज रहा होता है तो जो हीरो होता है वो भी होंठ हिलाता है, ठीक है, ऐसे ही। तो नृत्य के दौरान होंठ हिलाकर गायन भी होता है। उत्तरी बिहार में भी ये नृत्य फेमस है, बिहार का नृत्य भी है ये ध्यान रखना। मिर्जापुर तथा सोनभद्र क्षेत्र के नृत्य देख लेते हैं। एक है कर्मा नृत्य, सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है, जनजातियों द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी जनजाति है? गोंड, बैगा, खरवार। होता क्या है कि पेड़ की पत्तियों और डाली को काटते हुए थिरकते हुए नृत्य किया जाता है, जिसमें कि देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। फिर एक है ठड़िया नृत्य, संतान प्राप्ति हेतु ये नृत्य होता है सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में, और देवी सरस्वती से याचना की जाती है। अगला नृत्य है आपका चौलर नृत्य, अच्छी फसल तथा वर्षा के लिए ये नृत्य होता है। ठर करही नृत्य, जानवर के सींगों से बने वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है इसमें, ठर करही में। कजरी नृत्य, कजरी भी बहुत बार पूछा जाता है, चौरसिया और कजरी और कर्मा ये फेमस हैं क्वेश्चंस। मिर्जापुर में होता है मानसून की शुरुआत से पहले। अब उत्तर प्रदेश के लोक संगीत देख लेते हैं। लोक संगीत में आपकी एक समझ बनाने के लिए हमने पहले सारी चीज़ें क्षेत्र वाइज डिवाइड करनी। लोक संगीत में बहुत ज़्यादा अंदर की डिटेल नहीं पूछी जाती है कि कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज होते हैं, ये होता है वो होता है। आपको सिर्फ मैक्सिमम होता है कि या तो मैचिंग आ जाती है, तो आपको क्षेत्र मैच करने पड़ते हैं कि किस क्षेत्र का ये संगीत है। अधिकतर क्वेश्चन से यही मिलते हैं। थोड़ा बहुत किसी की कुछ विशेषता हो या किसी का कोई गायक हो तो वो आ जाता है कभी कभार। तो पूर्वांचल क्षेत्र का देख लेते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश। यहाँ के कौन कौन से नृत्य हैं? कजरी मेनली मिर्जापुर से संबंधित है, बिरहा अहीर समुदाय करता है, फाग और चैती, ठीक है। बिरहा और रसिया में कंफ्यूज मत होना, रसिया आपके ब्रज क्षेत्र का है, बिरहा आपका पूर्वांचल का है, ऐसी चैती। इसका ब्रज क्षेत्र का रसिया, लंगुरिया और होरी। बुंदेलखंड में पनवारा तथा हरदुलपात। आल्हा, आल्हा एक महाकाव्य है, बड़ा सा काव्य है जिसको गा के ये होता है। ईश्वरी फाग और हरदौल। सोहर, नकटा और कव्वाली ये अवध क्षेत्र के हैं। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से हैं? रागनी, ढोला और पूरन भगत। रोहेलखंड में क्या है? लवाड़ी और बहत्तर बील। कौरवी क्षेत्र में मल्हार, ठीक है। तो ये सारे आपके लोक संगीत हो गए, लोकल संगीत क्षेत्र वाइज, जिसको लोकगीत भी बोला जाता है। कजरी, अब कुछ 4-5 ऐसे उठा लेते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जाननी जरूरी है। चूंकि सबका क्षेत्र आपको पता ही है, मैक्सिमम क्षेत्र ही पूछा जाता है। अब थोड़ी सी डिटेल और देख लीजिए। श्रावणवास में एक गाया जाता था। प्रारंभ में क्या होता था कि आपको पता हो मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। इन्हीं विंध्यवासिनी देवी को प्रसन्न करने के लिए ये क्या होता था? गायन होता था, लोक संगीत। लेकिन बाद में क्या हुआ? यहाँ पे राधा कृष्ण प्रेम ये विषय में आ गया, रासलीला विषय में आ गई, और चीज़ें भी इसके विषय में आ गई। तो इस टाइम पे प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? वर्षा ऋतु में भी गाया जाता है, वर्षा ऋतु को मुख्य विषय बनाया जाता है। विरह के लिए भी गाया जाता है और राधा कृष्ण प्रेम के लिए गाया जाता है। इसके 4 प्रमुख क्षेत्रों में अलग अलग डिवाइड कर लिया, अलग अलग कलाकारों ने इसके अलग अलग क्षेत्र डिवाइड कर लिए, और सबकी थोड़ी बहुत शैली भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को अखाड़ा बोला जाता है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा और बैरागी अखाड़ा। प्रमुख गायक और गायिकाएं देख लेते हैं इनके कौन से हैं। ये बहुत फेमस गायिका है, इनका नाम सबने सुना होगा, मालिनी अवस्थी, विंध्यवासिनी देवी और उषा गुप्ता। शारदा देवी भी हैं। फिर बिरहा के बारे में जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, क्षेत्र तो पहले ही बताया जा चुका है आपको सारे संगीतों का। अहीर समुदाय द्वारा ये गाया जाता है,
और इसके गायन का जो मुख्य विषय होता है, तो पति के विरह में जो पत्नी गायन करती है ना, वैसा इसका विषय रहता है। प्रथम गायक इसके कौन रहते हैं? बिहारी यादव। तो गायक देख रहे हो, गायक पुरुष मिलेंगे, लेकिन इसका विषय वस्तु डिफरेंट है। ये गाजीपुर के थे। अन्य इसमें से जो फेमस है वो है एक हीरा लाल यादव, पद्मश्री इनको मिला है, मतलब पहले मिल चुका। ठीक है। फाग कहाँ है? होली उत्सव पर राधा कृष्ण प्रेम में फाग गाया जाता है। सोहर बच्चे के जन्म पर अवध क्षेत्र का है ये। आल्हा जैसा मैंने बताया कि वीरतापूर्ण कथात्मक गीत है ये। परमाल, राजा परमाल थे, उनके दरबार में आल्हा और ऊदल बहुत ही वीर सेनापति थे। ठीक है। तो इनके वीरता की कहानियों पे ही ये आल्हा लिखा गया है और ये गाया जाता है। महोबा से, चूंकि ये महोबा के ही थे आल्हा ऊदल, तो महोबा से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ईश्वरी फाग झांसी क्षेत्र का है ये, आसपास के और क्षेत्र भी हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र मान लो। और प्रमुख इसके जो थे ना गायक, वो थे हरताल ईश्वरी, और इन्होंने ही इसकी रचना की थी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम ईश्वरी फाग पड़ा। चैती, चैत्र माह में पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह संगीत गाया जाता है। हर पंक्ति के अंत में राम शब्द का यूज होता है, इसकी मुख्य विशेषता ये है। विषय क्या है? प्रेम, प्रकृति, होली, उत्सव। एक मरसिया है, ये सिया मुस्लिम समुदाय जो इसका गायन होता है। और मुख्य विषय क्या है? दुख व्यक्त किया जाता है और दुख व्यक्त करने वाली रचनाएं गाई जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नाट्य देख लेते हैं। नाटक आपको पता है ना, वही लोक नाट्य। प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से हैं? नौटंकी सबने देखी होगी, रामलीला सबने देखी होगी, रासलीला, गुलाबो सिताबो, नागर भाषा, भरथरी, स्वांग सपेरा, रावला, ख्याल, भगत, विदेशिया, ये प्रमुख नाट्य हैं आपके यूपी के। इनमें से मुख्य मुख्य देख लेते हैं। रामलीला, तो रामलीला में क्या है, क्या मंचन होता है, ये तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पता ही है, नाम से ही पता है। ठीक है। जो नई चीज़ है वो ये है कि 2008 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको जगह मिली। अमूर्त क्या होती है? वो चीज़ जिसको आप टच ना कर पाओ, ठीक है, जिसको आप टच ना कर सको, वो उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रखा जाता है। खास तौर से आपकी जो बौद्धिक संपदा होती है ना। तो रामलीला क्या है? इसको 2008 में यूनेस्को ने इस श्रेणी में रखा। रामलीला इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ होती है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार। रासलीला ब्रज क्षेत्र की है। जन्माष्टमी के अवसर पर यह होती है। कृष्ण भगवान के जन्म से लेके उनके पूरे जीवन की जितनी भी घटनाएं, उनका एक प्रकार से चित्रण होता है। खास तौर से राधा कृष्ण प्रेम की बात होती है। ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग होता है। नौटंकी, नौटंकी बहुत टाइम से इंडिया में प्रचलित है। इसका वर्णन आईने अकबरी में भी है। विषय वस्तु क्या होती है? विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, सामाजिक कोई भी घटना या लोक कथाएं। इसकी दो प्रमुख शैलियां हैं। एक है हाथरसी शैली, इसमें क्या होता है? काव्यात्मकता पर जोर दिया जाता है। काव्य मतलब गीत। कानपुरी शैली है, इसमें अभिनय पर जोर दिया जाता है। अगला है आपका स्वांग। इसमें क्या होता है? नकल भी की जाती है, नाटक भी किया जाता है और इसके साथ साथ गायन का भी प्रयोग होता है। इसकी दो शैलियां, रोहितक और हाथरस। फिर एक नकल है, ये लोकगीत नाट्य कला है। नाटक भी होता है प्लस लोकगीत का भी यहाँ पे साथ में चित्रण किया जाता है। ख्याल देख लेते हैं क्या है। लोक नृत्य तथा नाट्य का मिश्रण होता है। पौराणिक कथाओं पर प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज होते हैं? नक्कारा, ढोलक, मंजीरा, और जो इसको प्रस्तुत करता है, इस नाटक को, उसको बोला जाता है उस्ताद। आखिरी है राहुला, बुंदेलखंड का लोक नाट्य है। विषय वस्तु क्या होती है? जो भी शिक्षाप्रद कहानियां होती हैं, लोक कथाएं होती हैं, पौराणिक कहानियां, उनका यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। जितने भी संस्थान यूपी के हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, वो सारे हमने यहाँ पे ले लिए। सबसे पहला आपका जिसकी स्थापना हुई थी, सबसे पुराना भी यही है, भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ में है। मैक्सिमम ये सभी लखनऊ में ही हैं। ठीक है। 1926 में विष्णु नारायण भातखंडे व्यक्ति का नाम था, बहुत ही महान कलाकार थे। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इन्होंने क्या नाम रखा था? मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, ये नाम इन्होंने रखा था। 1966 में क्या किया? भारत सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बना दिया इसको। नाम इसका क्या रखा? भातखंडे संगीत संस्थान।
24 अक्टूबर 2002 को इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये अपनी तरह की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो इस चीज़ से रिलेटेड है। दूसरा, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में 1963 में शुरुआत हुई। संगीत, नृत्य, नाटक, इन सब से रिलेटेड ये यूपी की सर्वोच्च संस्था है, लोकगीत। फिर रविंद्रालय की स्थापना लखनऊ में 1964 में हुई। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई 1975 में लखनऊ, ठीक है। इसी के अंतर्गत रंगमंडल की स्थापना इसी के अंदर की गई 1988 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 में इसकी स्थापना हुई लखनऊ में। और जो अगर भातखंडे संगीत संस्थान है उसके पहले का देखो, उसके बाद जो आया सेकंड, वो आया था आपका यूपी राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में। कब हुई इसकी स्थापना? 1962 में, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी कब हुई थी? 63 में, उसके पहले इसकी हो गई थी। आखिरी आपका अयोध्या शोध संस्थान 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। पेड बैच के बारे में जानकारी ऑलरेडी दी जा चुकी है। आप लोगों को अगर क्लासेस सही लग रही हैं, यूजफुल लग रही हैं, तो अपने आसपास ज़रूर शेयर करो, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से। और इस चीज़ को आगे बढ़ाने का आप लोगों का भी कुछ ना कुछ इसमें योगदान होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।